नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेहताब भाई का, हम दोनों आईडीएसए में साथ थे। फैंस का, जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस इवेंट के, कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे के जो दूसरे यहाँ पर स्पीकर हैं, अमजद साहब हैं, जमील साहब हैं, शकूर साहब हैं, मैं आप लोगों को यहाँ से गुड मॉर्निंग कहता हूँ। काफ़ी अरसे बाद हम सब इकट्ठे एक जगह पे यहाँ पे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। मेरा ताल्लुक ज़िला शिगर से है, गिलगित बल्तिस्तान के। मैं काफ़ी अरसे से अमेरिका में रह रहा हूँ, और जैसे कि परिचय में आपने कहा कि यहाँ पर जितने भी थिंक टैंक्स हैं या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे जो पीओजे के क्षेत्र हैं, इलाके हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना और एनालिसिस करना मेरा काम है। इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है, ये तो 1980s 90s के बाद स्टार्ट हुआ, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई थी। लेकिन समय के साथ साथ ये एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है, और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अभी क्वाड बना है। उसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। इंडिया इसको लीड कर रहे हैं। तो इसको एक फ्यूचर परमानेंट सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जो भी कंटेंशियस इश्यूज हैं हमारे, वो क्रीज आउट हों। और उसमें ज़ाहिर है अमेरिका, और जब इंडिया की बात होती है तो उसमें ईरान का नाम ज़रूर आता है। ईरान की वजह से बहुत अरसे से जो काम तेज़ी से अमेरिका और इंडिया के बीच में आगे बढ़ने थे स्ट्रेटेजिक लेवल पे, उनमें काफ़ी रुकावटें भी आईं। अ स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड की सिचुएशन रही। और इस सिलसिले में एक जो नई एक अवेयरनेस हम देना चाह रहे हैं अमेरिका में, वो ये है कि इंडिया को जो जो बेनिफिट्स ईरान के थ्रू मिल सकते हैं, वही बेनिफिट्स जो है वो गिलगित बल्तिस्तान देता है इंडिया को। तो अगर हम गिलगित बल्तिस्तान पे फोकस करें, तो हमें इंडिया को ईरान के ऊपर इतना रिलाय करने की जरूरत नहीं होगी। मसलन अगर आपको अफगानिस्तान का रास्ता चाहिए इंडिया को, तो वो आपको गिलगित बल्तिस्तान से मिल जाता है, हमारा डायरेक्ट बॉर्डर है। अगर आपको तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान का रास्ता चाहिए, सेंट्रल एशिया का चाहिए, तो वो भी वाखान की पट्टी से ताजिकिस्तान के जरिए से आपको आगे मिल जाता है, गिलगित से, अशकुमन से। अगर आपको तेल और गैस चाहिए, तो वो भी आपको गिलगित के रास्ते से, तुर्कमेनिस्तान से गैस मिल जाएगी, कजाकिस्तान से आपको ऑयल और गैस दोनों मिल जाएंगी। अगर आपको बहुत ही बड़ी मिकदार में, अमाउंट में आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली चाहिए, आपको वो गिलगित बल्तिस्तान और ताजिकिस्तान से मिल जाएगी। इस वक्त ताजिकिस्तान की जो आउटपुट है ऑलमोस्ट 50,000 मेगावाट्स के करीब है। गिलगित की जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट 80,000 मेगावाट्स है। तो ये एक ऐसा रास्ता है, गिलगित ऐसा ऑल्टरनेटिव रास्ता है जिस पे अगर हम फोकस करें, तो इंडिया और अमेरिका जो हैं वो अपने ये जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और फ्यूचर तो आपको पता है कि चाइना एशिया में उसका राइज है। वो जिस तरीके से दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में एक इकोनॉमिक जो है ना अपहीवल उसने क्रिएट किया हुआ है, एक असॉल्ट है, उसने एक इन्वेजन उसने क्रिएट किया है, डेट जो है ना स्ट्रेटजी के जरिए और रिसोर्स अब्यूज के जरिए, और अटैक ऑन लोकल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर के जरिए। तो अगर आपने चाइना का मुकाबला करना है, उसमें भी आपको इंडिया और अमेरिका दोनों को गिलगित की जरूरत बहुत ज्यादा, उसकी अहमियत है।
یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پہ امریکہ میں گلگت کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے، اور اس میں ہم تھوڑا بہت چھوٹا موٹا جو رول ہم سے ہو سکتا ہے پلے کرتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند مہینوں میں یہاں کے بڑے بڑے جو نیوز پیپرز ہیں، انہوں نے جب بھی انڈیا پاکستان کے اوپر کچھ لکھا، اس میں گلگت کا ضرور جو ہے نا ذکر کیا، مینشن کیا، نیشنل انٹرسٹ ہے، کاؤنسل فار فارن ریلیشنز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈار میں آ چکا ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے انڈیا اور امریکہ دونوں کے لیے ہے۔ کس کارن؟ چائنا کے ایک آن سلاٹ کی وجہ سے۔ اور اسی کانٹیکس میں آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں اس چیز کا حامی رہا ہوں کہ گلگت بلتستان انڈیا کا حصہ تھا، انڈیا کا حصہ ہے، اور فیوچر میں بھی فزیکلی انڈیا کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجوہات بڑی کلیئر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہو یا انڈیا پاکستان کا بٹوارے کا جو انڈیپینڈنس ایکٹ ہے برٹش، وہ ہو، کانسٹیٹیوشنل جو ایکٹ ہے جو کنگ جارج کے زمانے میں اس کو پروملگیٹ کیا گیا، یا پھر انڈیا پاکستان کے دوسرے آپسی جو ملٹی لیٹرل بائیلیٹرل ڈاکیومنٹس ہیں، یا انڈیا کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، یا جموں کشمیر اسمبلی کی جو ہے نا آگے سے ریزولوشنز ہیں، انڈین پارلیمنٹ کے ریزولوشنز ہیں 1990s کی، ان سب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی انڈیپینڈنٹ گلگت بلتستان، کوئی انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان اور پی او جے کے جو نیشنلسٹ ہیں، ان کو سچ بولنا چاہیے۔ جو کانسٹیٹیوشنل لیگل ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ، اس کے بارے میں، اور جو آپشنز آگے اویلیبل ہیں لیگلی، اس کے بارے میں ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اگر ہم آگے سے جھوٹ بولتے رہیں گے تو ہم میں اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ 70 سال سے پاکستان بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ، پی او کے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اور ہم بھی وہی اگر حرکتیں کریں گے اور لوگوں کو آگے سے ہم ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے کہ ہم آپ کا الگ سے دیش بنائیں گے، آپ کا اپنا جو ہے نا یونائٹڈ نیشن میں ممبرشپ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جنتا کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں اور ان کا سمے ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک لیگل ایک جو کنکلوژن ہے اس ایشو کا، جس میں ہم نے پاکستان سے جان چھڑانی ہے، اس میں اتنی زیادہ دیری ہوگی۔ Exactly. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سچ بولیں کہ گلگت بلتستان بھارت کا انٹیگرل حصہ ہے۔ آندھرا پردیش ہو، چنئی ہو، تلنگانہ ہو، اڑیسہ ہو، کوئی بھی ہو، گلگت ہو یا لداخ ہو، مظفر آباد، میرپور ہو، لیگلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے انڈیا یونین کے اندر، اور ہم سب جو ہیں اس کا انٹیگرل پارٹ ہیں۔ ہمیں یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ پروویژنل ایکسیشن ہوا تھا۔ ساری کی ساری جو ریاستیں ہیں، 565 ریاستیں، ان کو جو ایکسیشن لیٹر ہے وہ سب کو ایک ہی ٹیمپلیٹ ملا ہے۔ کشمیر کے لیے کوئی اسپیشل الگ سے جو ہے نا کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو نہیں کریٹ کی گئی تھی۔ مہاراجا نے اسی کاغذ پہ دستخط کیا جس کاغذ کے اوپر باقی 564 ریاستوں کے راجاؤں نے، نوابوں نے اور میروں نے دستخط کیا۔ کہ یہ کشمیری کچھ ہمارے بھائی ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ پروویژنل ایکسیشن ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ساورن ہو گئے تھے جو ہی برٹش یہاں چلا گیا تھا۔ بھئی ساورن کیسے ہو گئے تھے جب انڈیا اور پاکستان دونوں ڈومینین سٹیٹس تھا ان کا؟ جب وہ دونوں ساورن نہیں تھے تو آپ کہاں سے ساورن ہو گئے؟ آپ کی ساورنٹی تو برٹش کے پاس تھی۔ 1956 تک تو پاکستان ڈومینین تھا۔ گورنر جنرل جو تھا پاکستان کا وہ کنگ جارج کو تھا، اس کا لائل تھا، اس کی جو آپ اس کا اوتھ دیکھیں تو وہ اس کی لائلٹی جو ہے کنگ جارج کے ساتھ ہے۔ جب تک فائنل کوئی ڈیسیجن برٹش کا نہ ہو، ڈومینین سٹیٹس کی تو اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی کینیڈا یا آسٹریلیا کے ممالک ہیں، اور دنیا میں اور کوئی 30 کے قریب اس وقت سنکھیا ہے ایسے دیش ہیں جو کہ ڈومینین سٹیٹس ہے، اور وہ گورنر جنرل ہوتے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں۔
اور उनका फाइनल दस्तखत जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट पे, वो तो लंदन से ही होता है। लंदन में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्वीन के, गवर्नर जनरल जिसे कहते हैं, वो दस्तखत करते हैं तो कोई चीज प्रोमलगेट होती है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो ये कहना कि जी हम सॉवरन थे तो इसलिए महाराजा जो था उसको आजादी का हक था, आजादी का हक भी नहीं था और उसने आजादी ली भी नहीं। उसने लेटर ऑफ एक्सेशन दिया इंडिया को, और वो एक्सेशन फाइनल एक्सेशन है, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी और रियासत का 564 रियासतों का एक्सेशन रिवर्सेबल नहीं है, इसका भी नहीं है। कश्मीरी हमेशा ये झूठ बोलते हैं कि इनको कोई स्पेशल प्रोविजन है बाकी रियासतों से अलग से, जैसे कि पता नहीं कहीं और प्लेनेट से आए हैं। तो ये सारे जो झूठ हैं अब हमें खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि 70 साल जाया करने में सिर्फ पाकिस्तान का ही दोष नहीं है, बल्कि उन लोगों का भी दोष है जिन्होंने अपनी जनता को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आज अगर गिलगित में 100 किस्म की बातें, 100 किस्म के नक्शे और 100 किस्म के जो है ना आगे से जो गेम प्लान है लोगों के पास हैं। कोई कहता है गिलगित और चित्राल को मिला के देश बनाओ, कोई कहता नहीं बल्तिस्तान और लद्दाख को मिला के देश बनाओ, कोई कहता नहीं हम गिलगित और वाखान को मिला के, यानी कि हर बंदा, हर किसी की अपना मुंह है, अपनी बात है। तो उसकी वजह सबसे बड़ी है कि हमने जब यहां पर जम्मू कश्मीर के नाम से कोई भी बात की तो उनसे झूठ बोला और उनको झूठे आश्रय दिया कि हम आपको देश बना के देंगे। तो आप कहां से देश बना के देंगे? एक चपरासी की नौकरी तो आप अपनी मर्जी से ले नहीं सकते हैं। 1 फुट जमीन जो है पाकिस्तान गिलगित का कब्जा कर लेता है कोहिस्तान में, तो 70 साल से तो वापस ले नहीं सके। चंदूर में आपकी जो है ना 1 एकड़ जमीन वो ले लेते हैं, वो तो आप वापस ला नहीं सकते। और लोगों को आप झूठ बोलते हैं कि आप 80,000 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का देश बना के देंगे। तो पाकिस्तान ने जितना इसको नुकसान पहुंचाया है और 70 साल से इतना टाइम हमारा समय जाया हुआ है, उसमें हम लोगों का बराबर का हाथ है जो हम झूठ बोलते हैं अपनी जनता के साथ। इंडिया के साथ आने की जरूरत इस बात पर भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज के अलावा, कि अगर आप यहां पर कोई इंडिपेंडेंट देश बनने देंगे तो उसकी हालत अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी। यहां पे जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर सकता है एक इंडिपेंडेंट देश की शक्ल में आने के बाद, वो चाइना है। चाइना के पास इतना पैसा है, चाइना के पास इतनी इंसेंटिव्स हैं कि वो यहां पर लोगों को, जिस तरह लबनान बन गया, बैरूत बन गया, अफगानिस्तान और काबुल की हालत हो गई, वो ये गिलगित सिटी को बना देंगे। 100 किस्म की यहाँ पे पार्टियां होंगी, हर पार्टी अलग अलग देश से पैसे ले रही होगी और ये आपस में लड़ रहे होंगे। जिस तरह लबनान में और अफगानिस्तान में 50 किस्म के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, कोई इस्लाम के नाम पर, कोई कम्युनिज्म के नाम पर, कोई सेक्युलरिज्म के नाम पर, कोई इस नाम उस नाम पर आपस में एक दूसरे से जंगे करते हैं। और सबसे पहले अपने ही कैपिटल को, काबुल को और बैरूत को वो लोग बमबारी करते हैं। जब भी नॉर्दर्न अलायंस का जब कब्जा होना हो तब भी वो काबुल को तबाह करते हैं। तालिबान का कब्जा होना हो वो भी काबुल को तबाह करते हैं। लबनान में जब हिजबुल्लाह ने कोई बमबारी करनी हो तो वो बैरूत पे करते हैं। अगर किसी अमल मलेशिया ने करनी हो वो बैरूत पे करते हैं। ये हालत गिलगित बल्तिस्तान की हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई आजाद देश किसी की मदद से बन भी गया, उसके बाद यहाँ पर कभी आतंकवाद खत्म नहीं हो सकेगा। और जिन बच्चों को स्कूल जाना है वो बच्चे हाथों में पत्थर लेकर और बंदूक लेकर सड़कों पे बैठे रहेंगे सारी जिंदगी। क्योंकि जिस तरह अमेरिका में कहते हैं इजी मनी जो है, जब आपको उतने पैसे मिल रहे हैं तो आपको एमए करने की, पीएचडी करने की क्या जरूरत है? वो आपके हाथ में पैसे दे देंगे, बोलेंगे जाओ जाके विस्फोट करो, पत्थर मारो गाड़ियों को, इस तरह कश्मीर वैली में होता है। 70-70 80-80 करोड़ रुपए जो है अली गिलानी को दे दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि आप जाएं और बच्चों को जो है ना स्टोन पेल्टर बनाएं। तो आजाद होने की शक्ल के बाद आप भूल जाइए कि यहां से कभी भी आतंकवाद खत्म होगा। ये देश जो है, ये जिसके बारे में गिलगित गेम की किताब हो, ग्रेट गेम की किताब हो, इन सब किताबों में क्या लिखा है कि जिसने गिलगित के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसका गिलगित के ऊपर कब्जा हो गया, उसने पूरी एशिया के ऊपर राज कर लिया। क्योंकि गिलगित आपके हिमालय के जो है ना, वो आपके दक्कन में है, साउथ में है। तो जब आप गिलगित आ जाते हैं इसका मतलब है कि आपके लिए इंडियन ओशन में जाना फिर कोई मुश्किल नहीं है। तो चाइना तो यही चाहता है
सोवियत यूनियन ने, रशिया ने भी यही करने की कोशिश की। तो ये हम सारी जिंदगी फिर यही लड़ाई झगड़ी करते रहेंगे, पढ़ लिख कर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बातें, कोई मैन्युफैक्चरिंग की बातें, कोई प्रोडक्शन की बातें, कोई पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी जो होगी उसका फैलाव नहीं होगा। यहाँ पे आतंकवाद होगा, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी। आज भी है, आज भी आप पाकिस्तान को देखें कि क्या वो तैयार है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए? नहीं है। क्या वो कंप्लीट डिनायल में नहीं है कि वो कब्जा करके बैठा है, कि वो आतंकवाद फैलाता है? क्या वो कंप्लीट डिनायल में नहीं है कि यहाँ की जो जमीन है गिलगित बल्तिस्तान की, उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है, उसको यहाँ से चले जाना चाहिए? ये सारा क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि इन जमीनों से जो लिंक है, जो फिजिकल लिंक है पाकिस्तान के जुड़े रहने से, वो कश्मीर के नाम पे उसकी जो मिलिट्री है वो आतंकवाद फैलाती है, और उसके जरिए फिर जो सिविलियन बजट है उसका आधा खा जाती है। ये आतंकवाद के जरिए ही पाकिस्तान आर्मी ने पिछले 30-40 सालों में, 70 सालों में जो है इतना पैसा बनाया है। तो आप आगे देखिए, अगर ये इंडिपेंडेंट देश बन गया तो उसमें पाकिस्तान और चाइना मिलके क्या कुछ करेंगे, और जब पाकिस्तान और चाइना यहाँ आ जाएंगे तो फिर उसके बाद यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज को भी आना पड़ेगा। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है दिन रात खून की नदियां बहेंगी, तरक्की की और डेवलपमेंट की बातें यहाँ पर नहीं हो सकेंगी। तो हमारे लोग जो हैं उनमें पहले की निस्बत अवेयरनेस इन चीज़ों की बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि पहले ये जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोविजनल प्रोविंस की जो बात होती थी, तो लोग सड़कों पे आके ढोल बजाते थे, नाचते थे कि अब हमें कोई प्रोविंस मिलने वाला है। इस दफा लोग जो हैं इसको कंडेम कर रहे हैं। बल्कि पिछले दिनों जो गिलगित में इस वक्त जो उनके सबसे बड़े शिया नेता हैं आगा राहत, उन्होंने कहा कि हमें आपका प्रोविजनल प्रोविंस नहीं चाहिए, यहाँ रेफरेंडम होना चाहिए। ये उन्होंने जुम्मे के खुतबे में, सरमन में कहा, जो कि काफी जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच होती है पूरे वीक में किसी भी रिलीजियस लीडर की, सुन्नी हो शिया जो भी हो, उनके लिए फ्राइडे का सरमन जो होता है उसकी बहुत अहमियत होती है, वजन होता है। तो उसमें उन्होंने कहा यहाँ रेफरेंडम होना चाहिए, हमें आपका जो है ना उबूरी सूबा, प्रोविजनल टेम्परेरी प्रोविंस नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जो है ना चेंज है। लोग हंस रहे हैं जब इमरान खान बोलते हैं कि हम आपको द राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, हक शमूलियत देंगे। लोग इन बातों पे अब हंसते हैं जो 20 साल पहले, 15 साल पहले लोग जिसके लिए जो है ना स्ट्रगल करते थे। और ये अवेयरनेस क्यों आई है? क्योंकि उनको पता लगा है कि पाकिस्तान का उनके साथ कोई लीगल संबंध, रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान एक ऑक्यूपायर है, और इंडिया ने जो कश्मीर और लद्दाख को जो सुविधाएं दी हैं, सहूलतें दी हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं, उनको इज्जत दी है, डिग्निटी दी है, इक्वालिटी एज ए ह्यूमन एंड सिटीजन दी है, वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। इसलिए वो पाकिस्तान की अब जो भी ऑफर आगे से आती है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशन ने जो हमें वादा किया है फुल ऑटोनॉमी का, वो दें जब तक कि जम्मू कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होता। अब हमें लॉलीपॉप देने से और टेम्परेरी प्रोविंस देने से काम नहीं चलेगा। एक बहुत गुस्सा है लोगों में, वो बिट्रेयल फील कर रहे हैं। तो इसमें फिर हमें ये देखना है कि इंडिया जो है उसका क्या आगे से रोल है। मैं सोच रहा था कि भाई जी जो हैं उन्होंने मुझसे पहले स्पीच की है, वो शायद अपने इंडिया का विजन देंगे। इंडिया जो है उसकी पॉलिसी क्या है गिलगित बल्तिस्तान के नजर, पीओके के बारे में। वो अब क्वाड का हिस्सा बन गया है। ये एक बड़ा सीरियस जो है ना डेवलपमेंट है, अमेरिका का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का इस तरह साथ आना। और उसके बाद जो है चाइना को कंटेन करने के लिए, उसके ऑनस्लॉट को, उसमें पाकिस्तान जो है आपको पता है चाइना को प्रमोट करने के लिए साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में और मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बारे में इंडिया को अपनी एक पॉलिसी देनी चाहिए, और उसमें गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके बारे में उनको एक पॉलिसी देनी चाहिए, पीओके के बारे में एक पॉलिसी देनी चाहिए।
तो क्या इंडिया जो है वो अब तैयार है इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए? क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखें तो एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो बढ़ गया है। जब मैं शुरू में अमेरिका आया था उस वक्त गिलगित को या तो पाकिस्तान का हिस्सा कहते थे, प्रोविंस कहते थे। इंडिया के इसके साथ किसी भी किस्म का जो लीगल संबंध है, ताल्लुक है, उसको डिनाई किया जाता था। यहाँ के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जो सर्कल्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, आज अमेरिका की सरकार हो या थिंक टैंक्स हो, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को यहाँ कोई सॉवरेंटी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर टेम्परेरी तौर पे बैठा हुआ है, इसलिए उसको यहाँ चाइना को लाने का कोई